हेलो बच्चों, वेलकम टू पांडर एकेडमी। तो क्लास 10th साइंस का सीरीज हम लोग का चल रहा है। अभी हम लोग चैप्टर 3 में है। धातु और अधातु चैप्टर का नाम है। इसका 2 पार्ट पहले ही हम लोग देख चुके हैं और आज का तीसरा पार्ट है। अभी तक हम लोग देखा था कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे पहचान करेंगे कोई धातु है या कोई अधातु है, उसका क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है। उसके बाद फिर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज देखना स्टार्ट किए थे। धातु का केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे थे, उसमें दो चीज देख रहे थे कि धातु किस तरह से जल के साथ रिएक्शन करता है और किस तरह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। आज के पार्ट में हम लोग उससे आगे देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो अभी तक हम लोग देखे हैं जो 2 पार्ट में, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था ये पदार्थ का वर्गीकरण वाला देखा था, ठीक है। फिर धातु क्या है, उसके बाद अधातु क्या है। फिर नेक्स्ट धातु के भौतिक गुण, जिसमें धात्विक चमक, आघात, वर्धनता, तन्यता और इस तरह के ऊष्मा और विद्युत का सुचालक, चालकता, कठोरता, ये सारा कुछ हम लोग देख के रखे हैं, है ना। फिर ध्वनिकता या फिर जो मेटालिक साउंड है उसके बारे में बात की थे। अधातु का प्रॉपर्टी देखे थे, उसमें कुछ जो एक्सेप्शन आता था उसको देखे थे। साथ में ये जान रहे थे कि सिर्फ भौतिक गुणों के आधार पे हम लोग अंतर नहीं कर सकते हैं। फिर रासायनिक गुणधर्म में 4 चीज हम लोग को देखना था, जो जो मेन मेन रिएक्शन हम लोग के बुक में दिया हुआ है। पहला, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है। सेकंड, जल के साथ। फिर थर्ड है एसिड के साथ। और चौथा है अन्य धातु के सॉल्ट या अन्य धातु के लवणों के साथ किस तरह से करता है। तो पहला दो तो हम लोग देख चुके हैं सेकंड पार्ट में, पिछले इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग उसको देख चुके हैं कि ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है, उसको दहन या कंबसन रिएक्शन बोलते हैं। फिर जल के साथ कैसे रिएक्शन करता है वो भी देख चुके हैं। और एसिड वाला जो पार्ट है, हम लोग जो सेकंड चैप्टर पढ़े थे एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसमें पूरा डिटेल में देखे थे। तो इस बार उतना डिटेल में नहीं देखेंगे, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं इससे पीछे वाले चैप्टर में। तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग देखने वाले हैं। और फिर अन्य धातु के लवणों के साथ किस तरह से रिएक्शन करता है वो भी हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में देखे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इन दोनों को दोबारा देखेंगे अभी। उससे पहले ये देख लो ऑक्सीजन के साथ किस तरह से उसको कंबसन रिएक्शन बोलते हैं। जो मेटल होता है रिएक्शन करके क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड का निर्माण करता है। मेटल ऑक्साइड जो नेचर में क्या होता है, क्षारीय होता है, यानी कि प्रकृति में मेटल ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। उसके बाद उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में जाने। कुछ जो ऑक्साइड होता है उसमें मेटल और नॉन मेटल, मतलब क्या बोलते हैं, एसिड और बेस दोनों का गुण पाया जाता है। उनको क्या बोलते हैं हम लोग, उभयधर्मी ऑक्साइड। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल था हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर जिंक ऑक्साइड, ये सारा उभयधर्मी ऑक्साइड का। और कुछ जो ऑक्साइड होते हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं, यानी कि वाटर सॉल्युबल इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो जो जल में सॉल्युबल होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, वो जल में घुल के क्या करते हैं, बेस का निर्माण करते हैं या फिर क्षार का निर्माण करते हैं। तो ये सारा कुछ हम लोग देख रखे हैं। फिर ऑक्सीजन की जो रिएक्टिविटी का अलग अलग धातुओं के साथ अलग अलग तरीका था। सोडियम पोटेशियम के साथ बहुत आसानी से रिएक्ट कर जा रहा था। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के साथ मीडियम पेस रिएक्शन था। और कॉपर वगैरह से तो सामान्यतः अभिक्रिया ही नहीं कर रहा था, जब तक कॉपर को गर्म न किया जाए, यानी कि जब तक हीट न दिया जाए उसके साथ अभिक्रिया ही नहीं कर रहा था। इस तरह से हम लोग इसको देख रखे थे। फिर धातु की जल के साथ अभिक्रिया देखे थे कि जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, तो वही मेटल का ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहा है। तो यानी कि मेटल का ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रही है, हम लोग देखे थे। ये सारा कुछ हम लोग देख रखे हैं, उष्मा छेपी, उष्मा शोषी, ये सब। अब जो नेक्स्ट आता है हमारे पास आज के चैप्टर में जो हम लोग को पढ़ना है, वो है अम्ल के साथ अभिक्रिया, ये वाला, अम्लों के साथ धातु की अभिक्रिया। तो अगला जो हेडिंग डालेंगे हम लोग, अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। तो इससे पहले जो एसिड वाला चैप्टर में था उसमें क्या देखे थे कि धातु जो है अम्ल के साथ रिएक्शन करके, यानी कि एसिड के साथ रिएक्शन करके मेटल क्या करता है, सॉल्ट का निर्माण करता है, साथ साथ
हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, यानी कि सॉल्ट का निर्माण करता है और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। और जनरली ये जो तनु अम्ल होते हैं, यानी जो डाइल्यूट एसिड होते हैं, वो इस तरह का रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। एसिड प्लस डाइल्यूट एसिड क्या करेंगे, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना। तो अ, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया किया तो, या फिर इसको तनु अम्ल कर लो। धातु तनु और सांद होता है कि जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो विलयन में, वो हो जाएगा तनु, और जिसमें अधिक मात्रा होगी वो हो जाएगा सांद। तो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाया ये लवण, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज किया, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे कि हमारे पास जिंक है, एक धातु है, और एक एसिड है हमारे पास HCl। ये दोनों जो आपस में अभिक्रिया करेगा, जिंक और HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो जिंक और HCl जब आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, एक लवण का निर्माण करेगा, वो है जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज किया। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो, वहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 क्लोरीन 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया। अब ठीक है। तो इस तरीके से जो अम्ल के साथ मेटल का जब रिएक्शन किया जाता है तो उसके लवण का निर्माण होता है और साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अम्ल के साथ जब धातु की अभिक्रिया होती है तो अ, निर्माण होता है वो लवण का, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। तो इसी को स्टेटमेंट के तौर पे लिख लेते हैं हम लोग। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया कैसी होती है या फिर उसमें किस चीज़ का निर्माण होता है, तो उसको स्टेटमेंट की तरह हम लोग लिख लेंगे कि जब कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस का, या फिर लवण का निर्माण कर लो तथा हाइड्रोजन गैस का, या दोनों कैसे ही कर लो, लवण या हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। यानी कि जब भी कोई मेटल हाइड्रोजन के साथ जब भी कोई मेटल अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। ठीक है। अब लेकिन जो जरूरी नहीं है कि सारा जो मेटल है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करे ही। एक जैसे अम्ल होता है HNO3, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल भी, HNO3। तो HNO3 जो है एक ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर इसको हिंदी में कहें तो प्रबल ऑक्सीकारक है। तो जब ये प्रबल ऑक्सीकारक है तो ऑक्सीकारक क्या करेगा, कोई भी चीज को ऑक्सीडाइज करता है। तो ये भी जब जैसे धातु के साथ अभिक्रिया किया कोई भी मेटल के साथ, जब इसका हम लोग कंसंट्रेटेड फॉर्म लेते हैं, यानी कि सांद्र सांद्र रूप लेते हैं HNO3 का, तो ये भी कोई जब धातु के साथ अभिक्रिया किया तो हाइड्रोजन गैस तो रिलीज करता है, लेकिन चूंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या करता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करके जो H2 है उसको
H2O में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन करके उसको जल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये एक एक्सेप्शन हो जाता है उसमें कि जो चूंकि HNO3 क्या है, एक प्रबल ऑक्सीकारक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसके कारण वो जब मेटल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो हाइड्रोजन गैस नहीं देता है रिएक्शन के मतलब प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं करता है, बल्कि उसकी जगह क्या करता है वो जल का निर्माण करता है। क्यों ऐसा होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो HNO3 है वो है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि प्रबल ऑक्सीकारक है, इस कारण से ऐसा होता है। ठीक है, इसको करो नोट डाउन। इसको स्टेटमेंट में भी लिख दूंगा मैं। ये H2 से H2O में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तुम ऊपर लिखो, तब तक मैं इसको स्टेटमेंट में नीचे कर देता हूँ कि सांद्र HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड एक प्रबल ऑक्सीकारक है, इसलिए जब यह धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण करता है, एवं एवं उत्पन्न हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीकरण करके उसे H2O यानी कि जल में परिवर्तित कर देता है। परिवर्तित कर देता है तथा जो स्वयं है, मतलब जो उसमें नाइट्रोजन मौजूद है, वो कोई नाइट्रोजन का कोई भी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, NO2 N2O इस तरह का। तथा स्वयं नाइट्रोजन के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो ये HNO3 के बारे में हो गया कि वो एक प्रबल ऑक्सीकारक, इसी कारण से क्या होता है, वो स्वयं नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, साथ ही जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुई है उसको कन्वर्ट कर देता है जल में। करो नोट डाउन इसका।
साथ ही इसमें मतलब एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है यहाँ पे एक, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारा एक्सेप्शन हुआ करता है, बहुत सारा अपवाद होता है। तो यही जो HNO3 है, जब मैग्नीज के साथ रिएक्शन करता है, जब वो मैग्नीज के साथ अभिक्रिया करता है या फिर मैग्नीशियम के साथ, जब मैग्नीज या फिर मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, तो अपवाद में लिख लेंगे कि जब HNO3 मैग्नीशियम Mg तथा मैग्नीज मैग्नीज के साथ अभिक्रिया करता है तो अ, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। उस केस में जल नहीं बनेगा, उस केस में हाइड्रोजन गैस ही रहेगा। कब? दो धातु है, कौन कौन? मैग्नीशियम और मैग्नीज, मैग्नीशियम और मैग्नीज। ठीक है, अब सवाल है कि कौन कौन से धातु मतलब निकाल सकते हैं। हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, सक्रियता श्रेणी, दोबारा पढ़ने वाले हैं हम लोग आज। लेकिन इसमें कि कौन कौन से धातु जो हैं जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर सकते हैं। तो ये जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी धातु हैं, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी धातु हैं, वही क्या करेंगे, मतलब जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर पाएंगे। उसके अलावा जो भी है, जो हाइड्रोजन के नीचे आते हैं सक्रियता श्रेणी में, वो हाइड्रोजन को विस्थापित करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वैसे उसको हम लोग आगे भी देखने वाले हैं। अभी ये हो गया, आगे बढ़ते हैं अब इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास कि अन्य धातु के या फिर अन्य धातु के जो मतलब लवण है उसके साथ किस तरह से अभिक्रिया होती है। ये वाला रिएक्शन देखो, अन्य धातु के लवणों के साथ धातु की अभिक्रिया। आ जाओ इसमें, अन्य धातु के लवणों के साथ यानी कि और भी जो मेटल के सॉल्ट बने हुए हैं, अगर उसके साथ धातु का अभिक्रिया किया जाए तो क्या होगा। तो इसमें विस्थापन रिएक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लोगों ने पहला चैप्टर में पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया होती है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या था कि जो अधिक क्रियाशील तत्व या फिर अधिक क्रियाशील धातु जो है, अपने से कम क्रियाशील धातु को क्या करता था, मतलब डिस्प्लेस कर देता था, उस लवण से हटा देता था। जिसका हम लोग बहुत एक बढ़िया एग्जाम्पल पढ़े थे, जैसे कि एक था Fe+CuSO4, कॉपर सल्फेट को जब धातु के साथ, यानी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब हम लोहे की कील डालते थे तो क्या होता था, उसका सॉल्यूशन का रंग बदल जाता था, साथ ही लोहे के ऊपर एक परत जम जाती थी। तो ये हो गया हमारे पास Fe+कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे क्या करता था, ये चूंकि कॉपर से क्या है, अधिक क्रियाशील है, तो इसको रिप्लेस कर देता था। तो हमारे पास FeSO4 का निर्माण हो जाता था और साथ में अलग से हमको कॉपर मिल जाता था। अलग से क्या हो जाता था, कॉपर मिल जाता था। यानी कि यहाँ पे किस तरह की अभिक्रिया हुई है, विस्थापन अभिक्रिया।
तो अन्य धातु के इसको हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट वाला था, पहला चैप्टर जो था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें हम लोगों ने देखा था इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है और वो कैसे परफॉर्म होता है, वो सारा कुछ हम लोग उसमें देख रखे हैं। ठीक है। तो जब मेटल के अदर जो कार्बोनेट या अदर जो सॉल्ट वगैरह है उसके साथ जब धातु रिएक्शन करता है, तो अगर वो जो मेटल है वो सॉल्ट वाले मेटल से अधिक क्रियाशील है, तो वो सॉल्ट वाले मेटल को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। इस केस में जैसे कि लोहा क्या है, कॉपर सल्फेट में कॉपर से क्या है वो अधिक क्रियाशील है, तो अधिक क्रियाशील है तो कॉपर को डिस्प्लेस करके उसके जगह क्या होगा, खुद आ जाएगा, यानी FeSO4 बना लेगा और साथ में कॉपर रिलीज करेगा। ठीक है। तो ये हो गया इसी के पास। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं इसको। इसी को चाहो तो स्टेटमेंट वाइज भी लिख सकते हो कि धातु जब धातु जब अन्य धातु के लवण के साथ अभिक्रिया करता है, तो यदि यदि लवण का धातु यानी लवण में जो मेटल मौजूद है कम क्रियाशील हो, कम क्रियाशील हो, तो क्या करता है, धातु से विस्थापित कर देता है, कर देता है। ठीक है। इसमें अगर देख लो कि जैसे कि मान लो एक ए धातु है प्लस हमारे पास बी धातु का क्या है, लवण है। दोनों आपस में क्या कर रहा है, ए धातु प्लस बी का लवण है, दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ए क्या है, बी से अधिक क्रियाशील है। ए जो है क्या है, बी से अधिक क्रियाशील है। तो जब ए बी से अधिक क्रियाशील रहेगा तो ए क्या कर देगा, ए को क्या कर देना चाहिए, इसको रिप्लेस कर लेना चाहिए, है ना। तो यही करेगा ये। यहाँ पे क्या बना जाएगा, बी का लवण था तो बी का लवण के बजाय क्या बन जाएगा, यहाँ पे ए का लवण यानी ए का सॉल्ट का निर्माण हो जाएगा, और साथ में हमको बी धातु अलग से मुक्त अवस्था में मिल जाएगी। ऊपर वाला रिएक्शन में सेम चीज हुआ है। एफ क्या था, कॉपर से अधिक क्रियाशील था, तो वो उसने कॉपर को रिप्लेस करके अपना सॉल्ट बना लिया, यानी कि FeSO4 का निर्माण कर लिया। ठीक है। तो इसमें बस इतना ही है। इसको करो। नेक्स्ट क्या पढ़ना है और इसमें, अच्छा सक्रियता श्रेणी पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग एक चीज और देख लेंगे। अच्छा वही पढ़ लेते हैं, नहीं तो छोड़ो इसको। सक्रियता श्रेणी यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज, ये हम लोग पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं, लेकिन इस बार थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे।
रिएक्टिविटी सीरीज। सक्रियता श्रेणी सबसे पहले हमारा कौन सा मेटल आता था उसमें? सबसे ऊपर पोटेशियम, सबसे ऊपर पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, उसके बाद कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद उसके बाद हमारा उभयधर्मी वाला आ रहा था एल्युमिनियम और जिंक। एल्युमिनियम जिंक के बाद लोहा, उसके बाद टीन। टीन के बाद हम ले सकते थे मेनली हाइड्रोजन को। जैसे लेड वगैरह भी आता है, लेकिन लेड का उतना यूज नहीं होता है, या फिर लेड को भी ले ही लो, उसको क्यों छोड़ना। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास हाइड्रोजन। अब जो हम लोग पहला बार पढ़े थे एसिड के साथ रिएक्शन वाला, कि एसिड के साथ रिएक्शन में ये जो हाइड्रोजन से ऊपर जो भी है, ये सारा ही क्या कर सकता है, हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जित कर सकता है, या फिर उसको मतलब निकाल सकता है, लवण का निर्माण करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण उसके साथ कर सकता है। इसके नीचे जो भी मतलब धातु आएंगे वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसके नीचे कौन कौन आते हैं? तो सबसे पहले आ गया था कॉपर, कॉपर के नीचे चांदी, फिर सोना, और लास्ट में हाँ, लास्ट में था गोल्ड या फिर एयू। तो ये हमारे पास था सक्रियता श्रेणी, और इसका जो डायरेक्शन है वो किधर का है? अरे क्या वो बना क्यों नहीं? नहीं बन रहा से छोड़ो। इसका जो डायरेक्शन था ये अपसाइड डाउन था, यानी कि यहाँ पे था ये सबसे अधिक क्रियाशील, और इधर सबसे कम क्रियाशील, और बीच में हमारा हो गया था हाइड्रोजन। बीच में आ गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से जो ऊपर है वो सारा जब रिएक्शन करेगा अम्ल के साथ तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा, और हाइड्रोजन से जो भी नीचे है वो नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि कॉपर या फिर चांदी या फिर सोना, इस तरह का जो भी एलिमेंट है वो नहीं कर पाएगा। अब पूछ ले अगर कि सक्रियता श्रेणी होता क्या है, इसको मतलब मान लो कि 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाए कि इसको डिफाइन करो, या 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाए कि सक्रियता श्रेणी होता क्या है, उसको डिफाइन करो, तो क्या कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको, अगर वर्ड में लिखना हो तो? कि धातुओं को उनके अभिक्रियाशीलता के आधार पर, यानी कि कौन जितना जल्दी रिएक्शन कर सकता है उसके आधार पर, धातुओं को उनके अभिक्रियाशीलता के आधार पर, धातुओं को उनके अभिक्रियाशीलता क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे घटते क्रम में, यानी जो सबसे हमारा अधिक अभिक्रियाशील है वो सबसे ऊपर है, और जो सबसे कम क्रियाशील है वो सबसे
नीचे है, तो इसको कौन सा क्रम बोलेंगे हम लोग? डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि घटते क्रम में, घटते क्रम में व्यवस्थित कर बनाई गई श्रेणी, यानी कि धातुओं को उनके अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर कर बनाई गई श्रेणी क्या कहलाती है? सक्रियता श्रेणी या फिर सक्रियता श्रेणी, या इसको बोल सकते हैं हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। इसमें सबसे अधिक क्रियाशील, ये मेनली धातु का ही है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक हाइड्रोजन ही है जो कि धातु नहीं है, इसके अलावा सारा का सारा मेटल है। वो तो वो भी इसलिए रखा गया है ताकि उसको मतलब देख सके कि हाइड्रोजन से कौन ज़्यादा ऊपर है, वो अम्ल में हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा और उससे नीचे वाला नहीं करेगा। तो उसके लिए हाइड्रोजन को एक क्या बोलते हैं, एक तरह से बेस तक की तरह यूज किया गया, ठीक है। तो इसमें सारा का सारा क्या होता है, जनरली मेटल ही होता है। इसमें सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? क्रियाशील धातु पोटेशियम, या फिर उसका सिंबल लिखो तथा इसको हाईलाइट कर लो। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम, और सबसे कम क्रियाशील धातु तथा सबसे कम क्रियाशील धातु गोल्ड है। सबसे कम क्रियाशील धातु गोल्ड है। तो इतना मतलब अगर लिख देते हैं हम लोग वर्ड में तो हमारा काम हो जाना चाहिए, ठीक है, सक्रियता श्रेणी के बारे में। बाकी ये इधर साइड में टेबल बना हुआ है, और टेबल का मतलब सीरीज बना हुआ है, उसको देख लोगे। ये नाम तो सबका पता ही होगा, ये पोटेशियम है, ये सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, एफी से फेरस, फेरस या फिर इसको बोलते हैं लोहा। ये हो गया हमारे पास टीन का सिंबल, ये हो गया पीबी यानी कि लेड का प्लम्बम, हाइड्रोजन का ही हो गया कॉपर, हो ही गया, ये एजी हो जाता है हमारे पास सिल्वर के लिए, और ये हो जाता है गोल्ड के लिए। अब इसमें देखो जो धातु वगैरह है, इसमें जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है और जो सबसे कम क्रियाशील धातु है, तो जो सबसे कम क्रियाशील धातु है यानी कि नीचे वाला सारा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या होगा, चूंकि ये कम क्रियाशील है यानी कि ये जल्दी अपना कंपाउंड फॉर्म नहीं करेगा, आसानी से अपना यौगिक नहीं बनाएगा, अपना कंपाउंड नहीं बनाएगा, तो ये जो प्रकृति में है, नेचर में, ये हमको फ्री फॉर्म में मिलेगा, यानी कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाएगा, फ्री स्टेट में। जैसे गोल्ड वगैरह का माइन में जनरली वो बहुत आसानी से उसको निकाला जा सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्शन वगैरह नहीं करता, तो उसका जो यौगिक वगैरह होगा उस तरह का नहीं बनेगा, यानी कि वो मुक्त अवस्था में पाया जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर वाले जो है, जो मध्यम क्रियाशील हैं, वो पे
अपने जो कार्बोनेट है या फिर अपने जो ऑक्साइड है उस रूप में पाए जाएंगे। और जो इससे ऊपर वाला है, जो पूरा एकदम अत्यधिक क्रियाशील है, वो तो स्वतंत्र अवस्था में पाया जा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर थोड़ा भी स्वतंत्र रहेगा तो क्या कर लेगा, अपना कंपाउंड का निर्माण कर लेगा किसी के साथ अभिक्रिया करके, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको तीन भाग में बांट सकते हैं कि सक्रियता श्रेणी में जो भी धातु है वो, पहला निम्न क्रियाशील धातु, या फिर पहला उच्च कर लो ऊपर से ही। पहला क्या हो जाएगा, हाँ, अत्यधिक या फिर उच्च क्रियाशील धातु। दूसरा हो गया हाँ, मध्यम क्रियाशील धातु। मध्यम क्रियाशील धातु, इसमें भी कुछ मतलब तत्व आएंगे। और तीसरा हो गया हमारे पास निम्न क्रियाशील धातु। क्या लिख दिया, निम्न क्रियाशील धातु। तो तीन पार्ट में इसको हम लोग, तीन भाग में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो जो निम्न वाला होगा सबसे कम क्रियाशील होगा, जो उच्च वाला होगा सबसे अधिक क्रियाशील होगा। तो यहाँ से यहाँ तक इसको इसको यहाँ से यहाँ तक वाले को हम लोग कहते हैं जिंक तक, या फिर एफएच तक ले सकता है। जिंक नहीं लेंगे हम लोग, एल्यूमिनियम तक लेते हैं इसको। हाँ, एल्यूमिनियम तक वाला जो होता है हमारे पास, ये हो गया अत्याधिक क्रियाशील या फिर उच्च क्रियाशील, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये आ गया मध्यम, दिख रहा है, क्रियाशील। और ये नीचे वाला जो हो गया वो हो जाएगा निम्न क्रियाशील। यानी कि उच्च क्रियाशील में कौन कौन आ जाएगा हमारे पास, उच्च क्रियाशील में आ गया पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ये यहाँ क्या है, उच्च क्रियाशील में। मध्यम क्रियाशील में आ जाएगा जिंक, फेरस यानी कि लोहा, टीन और साथ में लेड। और मध्यम क्रियाशील में निम्न क्रियाशील में आ गया हमारे पास कॉपर, अर्जेंटम और ऑरम यानी कि सोना और चांदी, ठीक है। करो इसको। हो गया। अब अत्याधिक क्रियाशील क्या होगा, ये कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है। यानी कि प्रकृति में ये कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाएगी, निम्न क्रियाशील वाला।
प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। इसमें चाहो तो एक और नाम ऐड कर सकते हो, वो प्लेटिनम का, वो भी क्या होता है, निम्न क्रियाशील में आएगा, यहीं कहीं आ जाएगा वो, प्लेटिनम को भी उसमें जोड़ सकते हो। ठीक है। और मध्यम क्रियाशील जो होगा वो क्या होगा अपना, यौगिक के रूप में रहेगा, यानी कि जो भी इसका ऑक्साइड, ऐसे लिख लो कि ये अपने, यानी ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, इस तरह का अपना यौगिक बनाएगा और उसके रूप में पाया जाएगा, ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट के रूप में प्रकृति में पाई जाती है। तो यानी कि जो अत्यधिक क्रियाशील हो कभी स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाएगा, मध्यम क्रियाशील वाला अपना ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट इस सब रूप में पाया जाएगा, और ये निम्न क्रियाशील वाला प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाया जाएगा। ठीक है। अब जो हम लोग आज के लिए इतना ही करेंगे, और जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा उसमें होगा धातुओं का निष्कर्षण, यानी कि धातु को उसके अयस्क से कैसे निकालते हैं। ये स्वतंत्र अवस्था में, अलग अलग अवस्था में पाया जा रहा है, अब उसको अगर उसके अयस्क से निकालना है, यानी उसका जो ओर है, प्रकृति में जो भी धातु है वो ओर के रूप में पाया जाता है, वो पढ़ेंगे हम लोग, ओर क्या होता है, अयस्क क्या होता है, उसका निष्कर्षण कैसे करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, वो सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट जो इसका लेक्चर रहेगा, नेक्स्ट पार्ट उसमें देखने वाले हैं। ठीक है। तो सक्रियता श्रेणी हमको लगता है अब समझ में आ जाना चाहिए, इतना पूरा डिटेल में हमने पढ़ लिया इसको, क्या होता है, कौन उच्च क्रियाशील है, कौन मध्यम क्रियाशील है, कौन निम्न क्रियाशील है, या फिर धातु का सक्रियता श्रेणी कहते किसको है, ये भी देख लिया हम लोगों ने। ये क्या कहलाता है, सक्रियता श्रेणी, वो देख लिया। अत्याधिक कौन है, मध्यम कौन, निम्न कौन है, किसमें कौन सा तत्व आएगा, कौन सा धातु आएगा, वो सारा कुछ हम लोग देख लिया। ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से धातुओं का निष्कर्षण होता है, किस तरह से धातुओं को जो भी प्रोसेस होता है, उसमें भर्जन होता है, कैल्सिनेशन, वो सारा जो प्रोसेस है, और उससे पहले देखेंगे अयस्क वगैरह क्या होता है, वो सब देख के फिर हम लोग उसको धीरे धीरे इस चैप्टर को खत्म करने, एक या दो वीडियो और लगेगा इसमें, दो वीडियो मान के चलो। ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।